हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। अब चलिए हम लोग जानते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। कह रहा है जब हम अपने आसपास किसी भी चीज़ को देखते हैं तो बहुत सारा क्या होता है, हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखता है, प्लांट्स दिखता है, एनिमल्स दिखता है, ह्यूमंस दिखता है। लेकिन कह रहा है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में रहते हैं जिसको हम लोग अपने खुले आँख से नहीं देख सकते हैं। तो वैसे ही ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो कह रहा है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कभी हमारे लिए क्या होता है, एज ए फ्रेंड एक्ट करता है और कभी ये हमारे लिए क्या होता है, एज ए एनिमी एक्ट करता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। कह रहा है यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, however there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms और microbes। कह रहा है कि हम लोग अपने आसपास क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को देख सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि हमारे आसपास सराउंडिंग में क्या होता है, कुछ क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब छोटे सूक्ष्म होते हैं, जीव होते हैं जिसको हम लोग खुले आंख से नहीं देख सकते हैं। वैसे ही ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं या तो माइक्रोब्स कहते हैं। For example, you might have observed that during the rainy season, the moist bread gets spoiled and its surface gets covered with the grayish-white patches. Observe these patches through the magnifying glass. You will see the tiny black round structures. Do you know what these structures are and where do these come from? कह रहा है कि अगर आप बरसात के सीजन में क्या करिएगा, ब्रेड को छोड़ दीजिएगा। ब्रेड को अगर हम लोग खुले में छोड़ देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रेस पैचेज हो जाता है। मतलब क्या होता है, ब्रेड के ऊपर क्या होता है, एक क्या होता है, कवरिंग हो जाता है, ठीक है ना। ग्रेस कलर का क्या होता है, कवरिंग हो जाता है। तो ये कवरिंग पूछ रहा है कि ये कहाँ से आया और ये कवरिंग क्या है, क्या हम लोग इसको जानते हैं। अगर हम इसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप से अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें क्या दिखेगा, ये हमको इसमें जो पैचेस दिखेगा ये क्या होगा, ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर करके क्या होगा, हमको पैचेस दिखेगा। तो ये जो पैचेस है ये आखिर क्या है और ये कहाँ से उस ब्रेड पे आया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 2.1 दिया है। कह रहा है कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you observe? अब कह रहा है कि हमें क्या करना है, कुछ गीली मिट्टी लेना है और उस गीली मिट्टी को क्या करना है, उसमें पानी मिला देना है एक बीकर में। और जब वो क्या होगा, मिट्टी सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, तो हमको क्या करना है, उसमें से कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स को लेना है और क्या करना है, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। तो कह रहा है कि इस माइक्रोस्कोप में जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो आखिर हम क्या उसमें देखते हैं। चलिए आगे का जो एक्टिविटी क्या है, ये 2.2 है। कह रहा है टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड स्प्रेड ऑन द ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप। अब कह रहा है कि किसी भी तालाब से उसका कुछ पानी को क्या करना है, ग्लास स्लाइड में लेना है और उसको भी माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है। तो इन दोनों केसेस में, दोनों एक्टिविटीज़ में आखिर हम लोग जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या आप उसमें क्या किसी भी टाइनी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं जब आप उसको क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। कह रहा है these observations show that the water and the soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes। कह रहा है कि जब आप क्या करेंगे, उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो चाहे वो क्या होगा, मिट्टी घोला हुआ पानी हो या तो क्या हुआ, तालाब से लिया हुआ पानी हो, अगर हम उसको ग्लास स्लाइड में रख के अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या होगा कि हमको छोटा छोटा क्या होगा, मूविंग पार्टिकल्स दिखेगा। क्या होगा, हमको टाइनी ऑर्गेनिज्म दिखेगा जो क्या होगा, मूव कर रहा होगा। तो कह रहा है कि ये क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकते हैं। मतलब सारे के सारे जो ये टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मूव करते हैं, ये सारे के सारे माइक्रोब्स नहीं होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। कह रहा है these microorganisms और microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye। कह रहा है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, माइक्रो मतलब क्या होता है, काफ़ी छोटा, काफ़ी सूक्ष्म, ठीक है। इसीलिए हम कह रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपने खुले आंख से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमको क्या होगा, पावरफुल माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ता है और कभी कभी तो हम लोग माइक्रोस्कोप से भी इसको नहीं देख पाते हैं। कह रहा है some of these such as the fungus that grows on the bread can be seen with the magnifying glass, other cannot be seen without the help of microscope।
That is why these are called the microorganism और the microbes। कह रहा है कि ब्रेड में जो क्या होता है, मोल्ड हो जाता है, ऊपर में जो जम जाता है, जो हम लोग क्या कहते बरसात के सीजन में, तो कह रहा है कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम लोग देखेंगे तो हमको क्या होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से दिख सकता है। लेकिन कह रहा है कि और भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होता है, इवन हमको क्या होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं दिखते हैं, उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। इसलिए कह रहा है कि वो इतने छोटे होते हैं कि हम क्या होता है, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं उसको देखने के लिए। इसीलिए हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं या तो माइक्रोब्स कहते हैं। कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू द 4 मेजर ग्रुप्स। अब कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है हम लोग 4 बड़े भाग में क्या करते हैं, इसको बांटते हैं, ठीक है, मतलब इसको भी कैटेगराइज करते हैं। 4 क्या होता है, अलग अलग क्लासिफिकेशन इसका करते हैं। जो पहला है वो क्या है, बैक्टीरिया है, फंगी है, प्रोटोजुआ है और एल्गी। मतलब बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजुआ और क्या है, एल्गी। इन 4 भागों में क्या करते हैं हम लोग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बांटने का काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सम ऑफ दीज हैव द कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर। अब कह रहा है कुछ जो कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या किया गया, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉमनली पाया जाता है वो कौन कौन सा है। चलिए अब देखते हैं। वायरस आर स्मॉल, viruses are also microscopic but they are different from the other microorganisms. However, they reproduce only inside the cells of the host organism, which may be bacterium, plant और animals। अब कह रहा है कि वायरस भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन क्या रहा है कि ये बाकी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है। चलिए जानते हैं कि ये अलग कैसे। कह रहा है जो वायरस होता है ये भी क्या है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कह रहा है कि ये जो है ये अगर क्या होगा, किसी भी होस्ट बॉडी से बाहर रहेगा तो ये क्या रहेगा, बिल्कुल डेड ऐसा बिहेव करता है। मतलब इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होता, ये रिप्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ये जैसे ही होस्ट के बॉडी में पहुंचता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। वहाँ पे क्या करेगा, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगेगा, ठीक है, और एक्टिवली क्या करेगा, पार्टिसिपेट करने लगेगा हर कुछ में। लेकिन जैसे ही ये खुला हवा में रहेगा, जब क्या होगा, इसको क्या होगा, एप्रोप्रिएट कंडीशन नहीं मिलेगा जिसमें ये क्या होगा, ग्रोथ कर सकता है, तो ये क्या होगा, डेड ऐसा बिहेव करेगा। जैसे क्या होगा कि अगर हम लोग हाल फिलहाल में देखे थे कि कोरोना वायरस एक आया था, तो कोरोना वायरस क्या होगा, जब हवा में रहता था तो वो क्या करता था, डेड रहता था। मतलब क्या होगा, वो कोई भी बिहेवियर अपना शो नहीं करता था। लेकिन जैसे ही वो होस्ट के बॉडी में, मतलब जैसे ही वो क्या होगा, ह्यूमंस के बॉडी में वो क्या करता था, प्रवेश कर जाता था, वैसे ही क्या करता था, वो अपने नंबर्स को बढ़ाने लग जाता था, ठीक है। और क्या होगा, उससे होने वाले डिजीज को वो क्या करता था, स्प्रेड कर देता था, बीमार कर देता था। तो वायरस क्या होता है कि जब बाहर में रहेगा तो क्या होगा, डेड ऐसा बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही वो किसी भी होस्ट के बॉडी में, अब उसके लिए वायरस के लिए होस्ट क्या क्या हो जाएगा, बैक्टीरियम हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा। मतलब बैक्टीरिया हो गया, या तो प्लांट हो गया, या तो एनिमल हो गया। उसके जैसे ही बॉडी में क्या होगा, ये प्रवेश करेगा तो ये क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा फिर से। कह रहा है कॉमन एलिमेंट्स लाइक द कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, मोस्ट कफ्स आर काउज्ड बाय वायरस। अब कह रहा है कि जो कुछ बीमारी होती है, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, ज़्यादातर क्या होता है, खांसी जो हो गया, और क्या हो गया, खांसी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कोल्ड हो गया, ये सारा का सारा जो डिजीज़ है ये क्या होता है, वायरस के वजह से ही होता है, ठीक है। तो वायरस क्या होगा, जब बॉडी में, होस्ट के बॉडी में आएगा तो वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है, वो अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करने लगता है, ठीक है। और कह रहा है सीरियस डिजीजेज लाइक द पोलियो एंड द चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। अब कह रहा है कि कुछ बड़े बीमारी, ठीक है, जैसे कि पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये भी जो डिजीज है ये भी क्या होता है, वायरस के वजह से ही होता है। तो फिर से हम लोग देखते हैं कि वायरस क्या होता है, जब किसी भी होस्ट के बॉडी में पहुंचता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, तो उनके बॉडी में पहुंचने के बाद ये क्या होता है, पुनः एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब वो होस्ट के बॉडी से बाहर रहता है तो वो क्या होता है, बिल्कुल भी डेड ऑर्गेनिज्म के ऐसा बिहेव करता है, वो एक्टिव बिल्कुल भी नहीं रहता है। चलिए आगे देखते हैं। You have learnt about some of these microorganisms in class 6 and 7। कह रहा है हम लोग क्या होता है, क्लास 6 और 7 में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे पास कैसा शेप होता है, कैसा दिखता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप से इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये 2 टाइप्स का क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, ऐसा ये बैक्टीरिया दिखता है। दूसरा क्या हो गया,
चेल्मोडोनस हो गया, स्प्रॉन्गेरा हो गया, प्रोटोजोआ में अमीबा हो गया, पारामीशियम हो गया, ठीक है, ब्रेड मोल्ड हो गया। जो ब्रेड पे जो क्या होता है कि जो वाइट जो पैचेज आप देखते हैं वो क्या होता है, इसका अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो क्या होगा, बिल्कुल ऐसा दिखेगा जैसा मशरूम दिखता है, छाता दिखता है, वैसा ही ये दिखेगा। पेंसिलियम हो गया, एस्पेरजिलस हो गया। तो ये सारा का क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके ये शेप्स दिए हुए हैं। जब हम इसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इनका शेप जो है कुछ ऐसा ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये क्या है, ये शेप जो होता है ये क्या होता है, वायरस का शेप होता है। जो वायरस क्या होता है, होस्ट के बॉडी में पहुंचता है तो वो एक्टिव हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो कह रहा है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अब कह रहा है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर रहते कहाँ है। कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड फंगी। कह रहा है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होता है, सिंगल सेल्ड होते हैं, एक ही सेल के बने हुए होते हैं। जैसे क्या हो गया हमारा बैक्टीरिया हो गया, कुछ एल्गी हो गया, कुछ प्रोटो, मतलब बैक्टीरिया, एल्गी और कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब उनके पास एक ही सेल होता है, ठीक है। और कह रहा है कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलर होता है, मतलब उनका जो बॉडी होता है वो क्या होता है, एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना होता है। जैसे क्या हो गया, एल्गी हो गया और फंगी हो गया। तो कुछ एल्गी क्या होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, और कुछ एल्गी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो सारा का सारा एल्गी जो होता है वो ना तो मल्टी सेलुलर होता है ना तो यूनिसेलुलर होता है, उनमें भी डिवाइड होता है मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में। अब चलिए, दे लिव इन ऑल द टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम द आइस कोल्ड क्लाइमेट टू द हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू द मार्शलैंड। अब कह रहा है कि इनके रहने का जो वेरिएशन है ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म प्लेस पे भी रह सकते हैं, मतलब डेजर्ट्स में भी रख सकते हैं जहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, अप्रॉक्स 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और क्या होता है कि ये आइसलैंड में भी, जहाँ पे क्या होता है कि बर्फ पूरा जमा हुआ है, वहाँ पर भी, इवन अंटार्कटिका में भी ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनका क्या होता है कि रेंज बहुत ज़्यादा होता है। मार्सी लैंड्स मतलब क्या होता है, जहां पे दलदला मिट्टी उट्टी रहता है, रेनी सीजन रहता है, वहां पर भी क्या होता है, माना जाता है कि ये क्या होता है, इनके लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन होता है ग्रोथ के लिए। कह रहा है दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। अब कह रहा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, किसी के बॉडी के अंदर भी रहते हैं, एनिमल्स के बॉडी के अंदर रहते हैं, इवन ह्यूमंस के बॉडी के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, क्योंकि हम एक खुले आंख से नहीं देख सकते। हो सकता है हमारी स्किन्स के ऊपर भी क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो हमें क्या होता है, खुले आंख से तो दिखता है नहीं, तो क्या होगा, शरीर के अंदर भी बहुत सारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब ये क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं तो क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। अब कह रहा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एनिमल्स के बॉडी में रहते हैं, ह्यूमंस के बॉडी में भी इवन रहते हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, वो किसी के बॉडी पे रहना पसंद नहीं करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। अब कह रहा है कि जो हमारे आसपास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। Microorganisms play an important role in our life. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. कह रहा है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमारे लिए क्या होता है, बहुत क्या होता है, लाभदायक होते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इनसे क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं, मतलब वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए क्या होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या होता है ह्यूमंस के लिए फ्रेंडली होते हैं, उनका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पसेस, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। अब कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। जैसे हम लोग दूध से दही जमाते हैं, वहां पर भी क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस होता है जो क्या करता है, दूध से दही में परिवर्तन कर देता है, दूध को दही बना देता है। जो ब्रेड हम लोग बनाते हैं, जो ब्रेड खाते हैं, केक खाते हैं, वो भी क्या होता है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है, इसको कन्वर्ट करने में मदद करता है। ब्रेड और केक बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक क्रूशियल रोल होता है।
कह रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। अब कह रहा है कि शराब बनाने में भी क्या होता है, बहुत पुराने समय से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो शराब अल्कोहल जो होता है उसको भी प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल द organic waste, vegetable peels, remains of the animals, feces, etc. are broken down into the harmless and the usable substance by bacteria। अब कह रहा है कि ये जो है इन्वायरमेंट को साफ करने में भी मदद करता है। कैसे करता है, जैसे क्या होता है जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे क्या होगा सब्जी का छिलका, सब्जी का क्या होता है कटा हुआ पीसेस, फ्रूट्स, लीव्स, ठीक है, तो क्या करता है इसको भी तोड़ने में मदद करता है हार्मलेस और यूजेबल फॉर्म्स में। मतलब इसको जो क्या करता है डिकम्पोज करके जो मैन्योर्स बनाता है, जो किसान क्या करते हैं अपने खेत में डालते हैं, तो वो जो डिकम्पोज करता है ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, ये कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करता है। कह रहा है ऐसा सब्सटेंस क्या होता है यूजेबल बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। रिकॉल दैट द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। In agriculture, they are used to increase the soil fertility by फिक्सिंग द नाइट्रोजन। अब कह रहा है कि बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया का हम लोग यूज क्या करते हैं, बहुत सारे मेडिसिन्स भी बनाने में क्या करते हैं, बैक्टीरिया का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब डिजीज का ट्रीटमेंट में भी हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया का यूज करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेसिंग, मतलब हम ये जानते हैं कि क्या करता है, डायरेक्ट नाइट्रोजन जो है कोई भी प्लांट्स नहीं ले सकता, लेकिन उसको नाइट्रेट्स के फॉर्म में क्या होता है, नाइट्रोजन का जरूरी होता है। तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, उसको नाइट्रेट्स में बदलते हैं और सॉइल का फर्टिलिटी, मतलब सॉइल का क्या होता है, उपजाऊपना बढ़ाने का भी काम करते हैं। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब कह रहा है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अब कह रहा है कि कर्ड मतलब दही और ब्रेड कैसे बनता है। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट द मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd। अब कह रहा है कि हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया क्या करता है, दूध से दही बनाता है। तो ये दूध से जो दही बनता है तो बैक्टीरिया क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है, तो दूध से दही कैसे बनता है, दूध को क्या किया जाता है, पहले गर्म कर लिया जाता है। ठीक है, और दूध को गर्म करने के बाद क्या होता है, जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, सुसुम हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा दही का टुकड़ा डाल दिया जाता है और उसको अच्छे से दूध में दही को मिला दिया जाता है। फिर क्या करता है, उस दही को, उस दूध को क्या करता है, किसी भी गर्म जगह पे रख दिया जाता है अच्छे से ढक के। उसके बाद करता है कि ये जो लैक्टोबैसिलस होता है, मतलब क्या होता है, जो दही में है वो अपना नंबर बहुत तेजी में क्या करता है बढ़ाने लगता है, मल्टीप्लाई करने लगता है। और क्या होता है, एक टाइम पीरियड के बाद 10 से 12 घंटा के बाद वो पूरे के पूरे दूध को क्या करता है, दही में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कैसे होता है, ये जो उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, उसी से ये पॉसिबल होता है। कह रहा है बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ द चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। अब कह रहा है कि जो हम लोग क्या करते हैं, पिज्जा उजा खाते हैं, उसमें जो चीज लगा हुआ रहता है वो भी क्या होता है, बैक्टीरिया से ही कन्वर्ट होता है। मतलब बैक्टीरिया के हेल्प से ही हम लोग चीज को बना सकते हैं। इवन क्या होता है, जो अचार हम लोग बनाते हैं या बहुत सारा फूड आइटम्स जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, उसमें भी क्या होता है कि बैक्टीरिया का ही यूज किया जाता है। कह रहा है इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द रावा, सुज्जी, इडलीज, भटूराज इज कर्ड। Can you guess why? Bacteria and the yeast are also helpful in the fermentation of the rice, idlis and dosa batter। अब कह रहा है कि क्या होता है कि डोसा बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए सुनते होंगे कि खमीर दिया जाता है। मतलब क्या होता है कि वहां पर भी क्या होता है, बैक्टीरिया, मतलब उसके आटा को सान के छोड़ दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा दही मिला के क्या किया जाता है, जब भटूरा बनाया जाता है तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है, जब हम लोग उसके आटा को सानते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा दही मिला देते हैं और क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए, मतलब 1-2 घंटे के लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि फर्मेंटेशन के कारण क्या होता है कि वो जो है वो उसमें खमीर आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, भटूरा काफ़ी सॉफ्ट होता है, फूल जाता है। तो वो सारा का सारा क्या होता है कि बैक्टीरिया होता है जो हमारे लिए यूजफुल होता है। फूड्स बनाने में भी, अलग अलग फूड आइटम्स बनाने में भी क्या होता है, बैक्टीरिया का एक क्रूशियल रोल होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है एक्टिविटी 2.3, कह रहा है टेक ½ kg ऑफ फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स इट विद द वार्म वाटर। अब कह रहा है कि ½ kg हमको क्या करना है, आटा लेना है, या तो वो मैदा हो सके या तो क्या होगा, गेहूं का पिसा हुआ आटा हो जाए, और उसमें कुछ चीनी को हमको मिला देना है और उसके साथ क्या करना है, गर्म पानी में क्या करना है, उसको सानना है। कह रहा है ऐड सम अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड
to make soft dough. What do you observe after 2 hours? Did you get the dough rising? अब कह रहा है कि हमको क्या करना है, मैदा को गर्म पानी, चीनी और थोड़ा सा क्या करना है, ईस्ट पाउडर दे देना है। थोड़ा सा उसमें क्या करना है, ईस्ट पाउडर दे देना है। जब हम लोग उसमें ईस्ट पाउडर ऐड कर देंगे तो क्या करेगा, कह रहा है कि 2-3 घंटे के बाद अगर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, जो हमारा साना हुआ आटा था, ठीक है ना, वो क्या होगा, फूलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो फूलता है वो क्या होता है, जो उसमें इंक्रीज हो गया वो क्या हो गया, किसके कारण हो गया, ये ईस्ट के कारण। मतलब अगर हम लोग ईस्ट डाले हैं उसी के वजह से क्या हो गया, वो डो जो था, जो हम लोग क्या किए, आटा को सान के रखे हैं, उसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज होने लग गया। कह रहा है ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन। कह रहा है ईस्ट क्या करता है, बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करता है, अपने नंबर्स को क्या करता है, बहुत तेजी में बढ़ाता है। और क्या करता है, ये बढ़ाने के क्रम में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है। ठीक है, रिस्पायरेशन मतलब जब ये ईस्ट क्या करता है, ये जब ब्रीथ करता है तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है। कह रहा है बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज द वॉल्यूम। कह रहा है यही क्या होता है कि जब ईस्ट आप आटा में मिला दिए तो ये क्या करेगा कि रिस्पायर करेगा, रिस्पायर करेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जब वो रिलीज करता है तो वो क्या करता है, डो को मतलब आटा जो आप साने हैं उसका साइज को क्या करता है, बढ़ाने लगता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एयर भर जाता है। ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है कि वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes। कह रहा है इसी तरह क्या होता है, ईस्ट का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, बेकरी में करते हैं, ब्रेड बनाने के लिए करते हैं, केक बनाने के लिए करते हैं, पेस्ट्रीज बनाने के लिए करते हैं। तो इसी तरह क्या होता है, ईस्ट का इस्तेमाल क्या होता है, बेकरी में होता है। ठीक है, अब कह रहा है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कह रहा है कि कॉमर्शियली हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे यूज करते हैं। कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, विनेगर। अब कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है बहुत बड़े स्तर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं शराब बनाने में, अल्कोहल बनाने में करते हैं, बियर बनाने में करते हैं, एसिटिक एसिड बनाने में, मतलब क्या हो गया, विनेगर बनाने में करते हैं। विनेगर का क्या काम होता है, वो दूध को क्या करता है, फाड़ने का काम करता है। छेना हम लोग क्या करते हैं, वो दूध को जब कभी भी हमको फाड़ना रहता है, पनीर बनाना रहता है, तो हम लोग विनेगर का यूज करते हैं। आप अपने किचन्स में या अपने क्या होता है घर में मावा से पूछ सकते हैं कि विनेगर, वो आपको दिखा देंगी। ठीक है, ईस्ट इज यूज फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पज yeast is grown on the natural sugar present in the grains like the barley, wheat, rice, crushed fruit juices। अब कह रहा है कि इसका बहुत बड़े स्तर पे क्या करते हैं, शराब बनाने में, अल्कोहल्स बनाने में इसका क्या करते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है ईस्ट जो है वो नेचुरली उसको उगाया जाता है, क्या होता है, बार्ली पे, शुगर्स पे, व्हीट पे। ठीक है, और इवन भी क्या होता है कि जो पके हुए फल होते हैं उसको क्या किया जाता है, क्रश कर दिया जाता है, उस पर भी ईस्ट क्या होता है, उगाया जाता है, ईस्ट क्या होता है वहाँ पर दिया जाता है, जिससे क्या करते हैं वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल या वाइन्स में। तो अगर क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि वाइन्स और क्या होता है, अल्कोहल्स को बनाने के लिए, विनेगर को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो वो क्या किया जाता है, यहाँ पे ईस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, बेकरी में भी ईस्ट का यूज किया जाता है, अल्कोहल वाइन्स बनाने में भी ईस्ट का ही यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है 2.4, कह रहा है टेक 500 ml बीकर फिल्ड विथ 3/4 ऑफ वाटर, डिजॉल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। अब कह रहा है कि क्या करना है, 500 ml का मतलब आधा लीटर का क्या करना है, हमको एक बीकर लेना है जिसमें 2/3 मतलब 300 ml, 350 ml के आसपास क्या करना है, उसमें पानी ले लेना है, और क्या करना है, उसमें 2-3 चम्मच क्या करना है, हमको चीनी मिला देना है। कह रहा है स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन, कीप इट कवर्ड वार्म प्लेस फॉर 4-5 आवर्स, नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट द स्मेल। अब करना है उसमें क्या करना है, हम पानी मिलाएं। ठीक है, और पानी में क्या करना है, हमको 2-3 चम्मच चीनी मिलाने के बाद थोड़ा सा ईस्ट पाउडर भी मिलाना है, और उसको 2-3 घंटे के लिए क्या करना है, छोड़ देना है उस सॉल्यूशन को। कह रहा है कि 2-3 घंटे के बाद क्या होगा, एक स्मेल आने लगेगा। तो क्या वो स्मेल क्या होगा, बिल्कुल अलग तरह का स्मेल है। आखिर हम लोग जानते हैं वो स्मेल क्या है। This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast। अब कह रहा है ये जो स्मेल आने लगा उस सॉल्यूशन से, ये जो है ये क्या होता है, स्मेल अल्कोहल का आ रहा है, शराब जैसा क्या हो रहा है, स्मेल आ रहा है, क्योंकि ईस्ट जब हम लोग क्या किए, शुगर में डाले हैं तो वो उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, अल्कोहल में कर दिया। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज फर्मेंटेशन। ये जो कन्वर्सन का मेथड है
कि वो जो कन्वर्ट कर दिया शुगर को अल्कोहल में, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। मतलब जब भी क्या होगा, ईस्ट क्या करेगा कि शुगर को कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन बोलेंगे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि फर्मेंटेशन क्या है, तो फर्मेंटेशन क्या होता है, वैसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, शुगर को या भी जो भी व्हीट बार्ली सबको क्या कहते हैं, ईस्ट के मदद से कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में। ठीक है, चलिए अब लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। अब लुईस पास्चर जो थे, ये फर्मेंटेशन जो होता है, ये अल्कोहल बनाने का ईस्ट के मदद से, तो ये कब डिस्कवर किए थे, 1857 में ही लुईस पास्चर ये डिस्कवर कर चुके थे। अब देखिए मेडिसिनल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कह रहा है कि हम क्या करते हैं, मेडिसिन लाइन में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है whenever you fall ill, doctor may give you some antibiotics, tablet, capsules और injections such as the penicillin। कह रहा है जब कभी भी क्या होते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, हमें बहुत सारा दवाई देता है। उसमें क्या देता है, दवाई में कुछ टैबलेट्स देता है, कैप्सूल्स देता है, इंजेक्शंस देता है। तो जो मोस्ट कॉमनली जो टैबलेट्स वो यूज करता है, कैप्सूल्स जो वो यूज करता है, वो क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होता है। एंटीबायोटिक्स वो हमको देता है, पेनिसिलिन देता है। ठीक है, द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा है ये जो सारा मेडिसिन है, इसका जो सोर्स है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज मेडिसिन कॉल्ड द एंटीबायोटिक्स। कह रहा है कि ये जो एंटीबायोटिक्स के रूप में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिए हैं, वो क्या करेगा, उसके ग्रोथ को रोक देता है, या तो क्या करता है, कम कर देता है। उसके ग्रोथ को क्या कर देता है, मेडिसिन क्या करता है, डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ग्रोथ को, मतलब उसका जो बैक्टीरिया है या जो भी वायरस है, उसको क्या करता है, ग्रोथ को कम करने का काम करता है, या तो क्या करता है, पूरी तरह से रोकने का काम करता है। दिस डेज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। कह रहा आज के समय में बहुत सारा क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन हो रहा है, किसके मदद से, बैक्टीरिया और फंगी के मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह का एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं। ठीक है, जो क्या करता है, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उसके ग्रोथ को रोकता है या तो कम करने का काम करता है। अब कह रहा है कि जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है एंटीबायोटिक्स वो क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइलिन है और एथ्रोमाइसिन है। ये कुछ क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं जिसका हम लोग क्या करते हैं, बहुत कॉमनली यूज करते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं, या मेडिसिन स्टोर पे आपको क्या हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, दवाई उपलब्ध हो जाएगा। अब कह रहे हैं यहाँ पे एक फैक्ट्स दिया हुआ है। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन द कल्चर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। कह रहा है 1929 में क्या कर रहे हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो क्या कर रहे थे, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। कह रहे सडनली फाउंड दैट द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन माउल्ड इन वन ऑफ द कल्चर प्लेट्स, ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ माउल्ड कुड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब कह रहा है कि वो जब रिसर्च कर ही रहे थे तो वो देखे थे कि कुछ माउल्ड्स था, ठीक है ना, कुछ ग्रीन माउल्ड्स थे उनके कुछ कल्चर प्लेट्स में, और जिस प्लेट्स में क्या कर रहे थे, ग्रीन माउल्ड्स थे, उसमें क्या कर रहा था, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो रहा था। तो वो क्या हुआ, ये ऑब्जर्व किए कि जिसमें क्या हो रहा है कि ग्रीन माउल्ड्स है उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर रहा है। इन फैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया फ्रॉम दिस माउल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। कह रहा है कि इसी माउल्ड से क्या किया गया, बाद में पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया। तो इसमें क्या समझ में आया, क्या कर रहे थे, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ये क्या कर रहे थे, 1929 में क्या कर रहे थे, कल्चर टेस्ट कर रहे थे, ठीक है ना, ये क्या कर रहे थे, कल्चर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया पे क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। तो ये देखें कि जिसमें ग्रीन माउल्ड है उसमें क्या करता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है, और जो बैक्टीरिया है भी उसको भी क्या करता है, ये ग्रीन माउल्ड मारने का काम करता है। तो इसी तरह क्या हुआ कि वो पेनिसिलिन का खोज की है, क्या कि पेनिसिलिन क्या होता है, ग्रीन माउल्ड बैक्टीरिया, ग्रीन माउल्ड से ही मिलके बना हुआ होता है। अब कह रहा है वो क्या हो गया, जो हम लोग पढ़े थे वो सारे के सारे क्या होता है, एंटीबायोटिक्स थे, जो क्या हुआ, फंगी या तो बैक्टीरिया से मिलके बने हुए थे। ठीक है, द एंटीबायोटिक्स आर द मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीज। अब कह रहा है इस एंटीबायोटिक को बनाने के लिए क्या होता है, बैक्टीरिया और क्या करता है, किसके इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं और फंगी का इस्तेमाल करते हैं, और इसको क्या करता है, लार्ज स्केल पे हम लोग ग्रो करते हैं, ताकि क्या होगा, डिजीज जो है वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या होगा, बहुत सारे डिजीज को क्योर कर सके, वैसे एंटीबायोटिक्स इससे बनाया जा सके।
कह रहा एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ द लाइव स्टॉक एंड द पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। कह रहा एंटीबायोटिक्स को क्या किया जाता है, ये क्या होता है पोल्ट्री फार्म में भी यूज किया जाता है बैक्टीरिया को चेक करने के लिए कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो मुर्गियों में नहीं फैल गया, मतलब जानवर का भी ट्रीटमेंट इससे किया जा सकता है। These are also used to control many plant disease। और इवन क्या होता है प्लांट्स में भी क्या किया जाता है, बहुत सारी डिजीज का जो क्योर किया जाता है वो भी एंटीबायोटिक्स के हेल्प से किया जाता है। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या हो गया, बहुत सारा बेनिफिशियल हो गया। मेडिसिन लाइन में क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है, ये बैक्टीरिया को क्या करता है, क्योर करने का काम करता है, मतलब डिजीज कॉजिंग जो भी बैक्टीरिया है उसको रोकने का काम करता है, उसको कम करने का काम करता है, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, ठीक है ना, और इवन प्लांट्स में भी ये कारगर होता है। कह रहा इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। कह रहा ये जरूरी है कि जब कभी भी हम एंटीबायोटिक्स का यूज करें तो ये क्या होगा, डॉक्टर के सलाह से ही हमको क्या करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स को लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक्स क्या करता है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है तो जब मन हुआ एंटीबायोटिक्स हम लेने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कह रहा ऑल्सो यू must complete the course prescribed by the doctor. If you take antibiotics when not needed or in wrong dose, it may make the drug less effective when you might need it in future। अब कह रहा है कि अगर कभी हम एंटीबायोटिक्स, अगर हमको डॉक्टर बता दिए कि 5 दिन आपको क्या करना है, एंटीबायोटिक्स लेना है, लेकिन हम 2 ही एंटीबायोटिक्स लेने के बाद क्या हो गया, हम बिल्कुल ठीक हो गए, तो हमको क्या होता है पूरे डोज जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं उसको पूरा करना होता है। क्योंकि क्या होता है अगर हम कम डोज लेंगे या जब ज़रूरत नहीं है तब भी अगर हम क्या करेंगे एंटीबायोटिक्स का यूज कर लेंगे, तो जब हमारे बॉडी को उस एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत पड़ेगा तो क्या होगा, वो एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम बीमार पड़ते हैं तो जो प्रिस्क्राइब्ड क्या है एंटीबायोटिक्स का क्या होगा, लिखा गया है उसको उतना नंबर ऑफ डेज हमको लेना चाहिए, या तो कभी भी रॉन्ग डोज नहीं लेना चाहिए, मतलब अपने मन से कभी भी एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं करना चाहिए। Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. Antibiotics, however, are not इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड फ्लू एंड दीज आर कॉल्ड बाय वायरस। अब कह रहे हैं एंटीबायोटिक्स क्या होता है कि वायरस से जो डिजीजेज होते हैं, जैसे कोल्ड हो गया, मतलब ठंड लग गई या खांसी हो गया, तो उसमें क्या होता है ये एंटीबायोटिक्स कारगर नहीं होता है। तो जो कोरोना वायरस हुआ था, ठीक है ना, वो क्या हुआ, वायरस के कारण हुआ गया था। उसमें सबसे पहला बात यही बोला गया था कि आप क्या होगा एंटीबायोटिक्स नहीं लीजिए, क्योंकि अगर आप रॉन्ग डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स ले लेंगे तो उस समय क्या होगा, आपके बॉडी में जो बेनिफिशियल जो एंटीबायोटिक्स है वो भी क्या करना पड़ेगा, काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो क्या होगा, और जब आपको एंटीबायोटिक्स का जरूरत पड़ेगा सही मायने में, तो वो भी क्या करेगा, उस समय काम नहीं करेगा। तो इसलिए वायरस में क्या होता है, ये इफेक्टिव नहीं होते हैं। अब देखिए वैक्सीन्स, वैक्सीन्स क्या होता है, टीका होता है। क्या होता है, पोलियो का वैक्सीन पड़ता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, कोरोना वायरस के बाद क्या हुआ, कोरोना वायरस का वैक्सीन पड़ा। तो आखिर ये वैक्सीन होता क्या है, चलिए देखते हैं। When a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibiotics to fight the invader। अब कह रहा है कि जब कभी भी क्या होता है, कोई डिजीज काउजिंग मतलब कोई बीमारी पैदा करने वाला क्या होता है, माइक्रोब्स हमारे बॉडी में आता है, मतलब बाहर से क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर आता है, तो हमारा बॉडी क्या होता है, उससे डिफेंस करता है, मतलब उससे क्या करता है, रोकने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। हमारा बॉडी क्या होता है, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस सेल्फ करने लगता है, हमारा बॉडी खुद में एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने लगता है। मतलब वो जो बाहर का बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आया था उससे फाइट करने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है, सेल्फ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है। The body also remembers how to fight the microbes if it enters again। कह रहा है एक बार अगर ये माइक्रोब्स आप क्या होगा, ये माइक्रोब्स आपके बॉडी में आ गया था तो आपका बॉडी जान जाता है इस बात को कि इस माइक्रोब से कैसे फाइट करना है, मतलब कौन सा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेगा हमारा बॉडी कि इस बैक्टीरिया से क्या करेंगे, हम लड़ सकते हैं। तो हमारा बॉडी में एक बार अगर कोई भी क्या होगा, अगर कोई भी क्या होगा बैक्टीरिया आ गया तो वो किस एंटीबायोटिक से उसको फाइट कर सकते हैं, वो चीज हमारा बॉडी क्या होगा, जान जाता है। इफ ए डेड और वीकेंड माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग द सुटेबल एंटीबायोटिक्स। द एंटीबायोटिक्स रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। अब कह रहा है कि वैक्सीन कैसे दिया जाता है, कह रहा है कि कोई भी डिजीज जो होता है उसका जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना, उसका क्या होता है वीक वर्जन या तो क्या किया जाता है, डेड
डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जब वो क्या होता है, उसका वीक वर्जन डाल दिया जाता है या तो डेड वर्जन डाल दिया जाता है, तो हमारा बॉडी क्या होता है, उससे फाइट करने के लिए क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर जाता है। क्योंकि हमारे बॉडी को क्या होता है कि एक बार अगर कोई क्या होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पे अटैक किया, ठीक है, और क्या होता है वो उससे फाइट करने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेगा कि उसको क्या किया जाए, हराया जा सके, डिजीज को नहीं शरीर के अंदर प्रवेश करने दिया जाए। तो वो हमारा बॉडी बहुत अच्छे से जानता है। तो जब हम किसी भी बीमारी का वीक वर्जन क्या करेंगे, उसका वीक वर्जन का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में डालेंगे वैक्सीन्स के रूप में, तो हमारा बॉडी क्या होगा, उस डिजीज से लड़ने के लिए क्या करेगा, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने लगेगा। तो वही चीज़ क्या हुआ था कोरोना के केस में भी हुआ था कि कोरोना का जो वीक वर्जन है, ठीक है, या तो डेड वर्जन जो है वही हमारे बॉडी के अंदर डाल दिया गया। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वायरस क्या होता है कि जैसे ही होस्ट के बॉडी में आता है तो वो क्या करने लगता है, फिर से एक्टिव हो जाता है। तो उसका जो वीक वर्जन डाल दिया गया तो हमारा बॉडी जान गया कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है हम कौन सा एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करेंगे कि लड़ा जा सके। और फिर जब दोबारा क्या हुआ कि जब कोरोना उस पर अटैक किया तो उसका बॉडी ऑलरेडी वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर चुका था, इसीलिए उस पर वो क्या हो गया, कोरोना वायरस ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ। तो इसी तरह क्या होता है, पोलियो का भी क्या होता है, टीका दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है, उसका क्या होता है, वीक वर्जन हमारे बॉडी के अंदर दिया जाता है ताकि क्या हो, हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट क्या होगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके, उससे फाइट कर सके जब क्या होगा वो कभी भी अटैक करता है। तो This is how the vaccines work. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by the vaccination. तो बहुत सारा बीमारी को क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन, मतलब उसका क्या होता है, वीक वर्जन उस बैक्टीरिया का डाल के, ठीक है ना, तो इससे बचाया जा सकता है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस जो है ये क्या करता है, वैक्सीनेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है। कह रहे इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? Can you take help from your parents? अब कह रहा है कि बचपन में हमको क्या होता है, बहुत सारा वैक्सीन्स लगता है, ठीक है, बर्थ के 24 घंटा के अंदर से ही क्या होता है, वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है। तो बहुत सारा वैक्सीन जो हमको लगा है तो उसका एक चार्ट प्रिपेयर करना है अपने पेरेंट्स की मदद से कि हमको क्या होता है, कौन कौन सा वैक्सीन लगा है, तो उसका एक लिस्ट बनाना है। कह रहे इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रन अगेंस्ट द डिजीजेज। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। अब कह रहा है कि सारे बच्चों को क्या किया जाता है, डिजीज से बचाना क्या है, प्राथमिकता है सरकार का। तो बहुत सारा जो वैक्सीन्स होता है वो क्या होता है, हमारे आसपास के हॉस्पिटल्स में सरकार के द्वारा क्या होता है, अवेलेबल होता है। यू might have seen advertisement on the TV and the newspaper regarding the protection of children against the polio under the pulse polio program. Polio drops given चिल्ड्रेन आर एक्चुअली वैक्सीन्स। तो पोलियो का ड्रॉप क्या होता है, बच्चों को पिलाया जाता है, ठीक है ना, इसका वैक्सीन दिया जाता है 2 बूंद जिंदगी के, मतलब पोलियो का ड्रॉप छोटे बच्चों को दिया जाता है ताकि क्या होगा, वो वैक्सीनेटेड हो जाए। जब कभी भी क्या होगा, पोलियो का अटैक आए तो उनका बॉडी क्या होगा, एंटीबायोटिक्स पहले से प्रोड्यूस कर चुका हो और वो पोलियो उसको क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं कर सके। तो इसी तरह क्या होता है, हमको जब भी वैक्सीन क्या होता है अवेलेबल होता है तो हमको वैक्सीन ले लेना चाहिए ताकि हमारा बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके। कह रहा है ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वाज फाइनली लेड टू द इराडिक्शन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल। अब कह रहा है आज के समय में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, वैक्सीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से क्या किया जाता है, वैक्सीन्स का बनाया जा रहा है ताकि बहुत सारे बीमारी से क्या हो गया है, एनिमल्स को, ह्यूमंस को बचाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आई होप आपको वैक्सीन समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग वीक वर्जन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का देते हैं तो हमारा बॉडी क्या करता है, उसके लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है जो फर्दर अटैक पे वो काम नहीं करता है। मतलब हमारा जो एंटीबॉडीज है वो क्या होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है और उस डिजीज को हमारे शरीर में अंदर नहीं प्रवेश करने देता है। चलिए आगे देखते हैं। इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। अब कह रहा है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करता है। कह रहा है सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोस्फेयर टू enrich soil with the nitrogen and increase its fertility. These microbes commonly called the biological nitrogen
फिक्सेशन। अब कह रहा है कि कुछ जो है कुछ बैक्टीरिया क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर देता है, नाइट्रेट्स में बदलने का काम करता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, सॉइल का फर्टिलिटी मतलब मिट्टी का उपजाऊ जो है वो बढ़ जाए। तो क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रेट्स में अब क्या है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। Bujo and Paheli had observed the school gardener making manures along with their friends. They collected waste plants, vegetables and fruits from the nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Bujo and Paheli wanted to know how this had happened. अब कह रहा है कि बुजो और पहली क्या हुआ कि स्कूल में ही एक गार्डनर को देखें, जो स्कूल में माली होता है, वो एक बड़ा सा गड्ढा किया है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है प्लांट्स का, ठीक है ना, और क्या जो फ्रूट्स है। तो कह रहा है कि बुजो और पहली भी क्या करते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स, ठीक है, अपने घर से क्या होता है और आसपास के घरों से क्या करते हैं, जमा करके उसमें डालते हैं। तो कह रहा है कि समय के साथ क्या करता है, वो डिकम्पोज कर जाता है और मैन्योर्स बनाता है। उसी को क्या करता है, वो गार्डनर क्या करता है, खेत में मतलब जो फूल में वो क्या करता है, उस मैन्योर्स का यूज करता है सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। कह रहा है यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है 2.5, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल, मार्क ए एंड बी, पुट प्लांट वेस्ट इन ए एंड थिंग्स लाइक द पॉलीथीन, एम्प्टी बैग्स, बोटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन बी, पुट द पॉट्स ए साइड, ऑब्जर्व आफ्टर 3 और 4 वीक्स। अब कह रहा है कि यहाँ पे हमको क्या किया गया है, एक्टिविटी में बोला गया है कि 2 पॉट लेना है, ए और बी, ठीक है, उसमें मार्किंग कर देना ए और बी, और दोनों में थोड़ा थोड़ा क्या करना है, हमको मिट्टी से भर लेना है। एक में क्या करना है, हमको सब्जी का छिला हुआ कुछ फल वल पत्ता उत्ता क्या करना है, देना है, और उसमें क्या करना है, उस सॉइल में मिला देना है। और दूसरे पॉट बी में क्या करना है, प्लास्टिक पॉलीथीन्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ को क्या करना है, हमको मिला देना है। और 3-4 सप्ताह के बाद क्या परिवर्तन होता है, इसको हमको ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 पॉट्स, इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस। कह रहा है क्या आप दोनों पॉट्स में कोई डिफरेंस देखते हैं, अगर डिफरेंस देखते हैं तो वो डिफरेंस आखिर क्या है। कह रहा है ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड, हाउ दिस हैपेंड, द प्लांट वेस्ट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। कह रहा है जो पॉट ए में था वो क्या हो गया, अब खाद बन गया, मैन्योर्स बन गया। तो जो माइक्रोब्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो थे, वो क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट वेस्ट को, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैन्योर्स में, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या करते हैं, प्लांट वेस्ट को, फ्रूट्स को, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर्स में। लेकिन जो पॉट बी था वो क्या करता है, वो उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। Did you notice that in plot B, the polythene bag, empty glasses, bottles are broken, toys parts did not undergo such change. The microbes does not act on them and converted them into manure. कह रहा है इस पे क्या करता है, माइक्रोब्स काम नहीं करता, प्लास्टिक, शीशा, ठीक है ना, या तो पॉलीथीन, इस पे क्या करता है, माइक्रोब्स क्या करता है, कारगर नहीं होता, इसको वो मैन्योर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। You often see large amounts of dead organism matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. कह रहा है कि हम लोग क्या होता है, हमेशा देखते हैं कि क्या होता है कि कुछ डेड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना, कुछ क्या होता है, डेड प्लांट्स एनिमल्स होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है कि इन्वायरमेंट में डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। यू फाइंड दैट दिस डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। कह रहा है कि हम लोग देखते हैं कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से क्या करते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं और पूरी तरह से क्या करते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, मैन्योर्स बन जाते हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू कन्वर्ट देम इनटू द सिंपल सब्सटेंस। कह रहा है ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड और ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में, क्या करते हैं, इसको बदलने का काम करते हैं ये माइक्रोब्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय द अदर प्लांट्स एनिमल्स, थस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड एंड हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द। अब कह रहा है इन्वायरमेंट को भी क्या करता है, ये माइक्रोब्स क्लीन करने में, साफ करने में मदद करता है। जब कभी भी क्या होता है, कोई जानवर उनवर मर जाता है तो क्या करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसको पूरी तरह से क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, फिर से मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि इस मिट्टी का क्या होता है कि फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाता है और इन्वायरमेंट भी हमारा क्लीन हो जाता है। और देखिए क्या है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms
काउज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। अब कह रहा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, चलिए अब हम लोग देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये क्या होता है कि कभी बहुत बार क्या होता है ये हार्मफुल होते हैं, ये क्या करते हैं डिजीज मतलब क्या होता है बीमारी फैलाने का काम करते हैं, इंसान में, प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या करते हैं ये डिजीज फैलाने का काम करते हैं। कह रहा है सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। कह रहा है वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं जिसके कारण क्या होता है कोई भी बीमारी होता है तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं पैथोजेंस बोलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग, लेदर। अब कह रहा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं खाना को खराब कर देते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब क्या होता है कि कोई भी चमड़े से बना हुआ चीज़ रहता है, हमारा बैग हो गया, बेल्ट हो गया, शूज हो गया, तो उसको भी क्या करते हैं ये स्पॉइल करने का काम करते हैं। और क्या करते हैं और भी क्या क्या हार्मफुल एक्टिविटीज़ होता है पैथोजेंस का, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग क्या करते थे यूजफुल देखे थे कि मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है हमारे लिए, कैसे यूजफुल है, उसके बारे में हम लोग अलग अलग फील्ड्स में देखे थे। अब यहाँ से जो शुरू हुआ ये क्या होता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कह रहा है डिजीज काउजिंग माइक्रो, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके कारण क्या होता है कि बीमारियां होती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। अब कह रहा है कि जो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं ये हमारे बॉडी में क्या होता है कभी खाने के द्वारा, कभी हवा के द्वारा, कभी पानी के द्वारा हमारे बॉडी में क्या करते हैं ये एंटर कर जाते हैं। They can also get transmitted by the direct contact with an infected person to be carried by an animal। कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये पैथोजेंस जो हैं वो क्या करते हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं। मानिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, आप उसके कांटेक्ट में आए तो क्या होगा जो कम्युनिकेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं एक बॉडी से क्या होता है दूसरे में ट्रांसफर कर जाते हैं। और कभी कभी ये एनिमल्स के द्वारा भी क्या होता है कि स्प्रेड होता है, मतलब एनिमल के कांटेक्ट में जब आप आएंगे तो क्या होगा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में एंटर कर जाएगा। करा माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीजेज। कह रहा है कि जो अगर हम क्या करेंगे किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो क्या होगा हवा के, पानी से, फिजिकल कांटेक्ट से क्या होता है ये उसके बॉडी से हमारे बॉडी में क्या होता है प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है। तो वैसे डिजीजेस को जो क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। मतलब कम्युनिकेबल डिजीजेज में क्या होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है अलग अलग मोड्स के द्वारा, फूड के द्वारा, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा। तो ये सारे से क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है। अब कौन कौन सा डिजीज होता है, कॉलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। तो क्या हो गया किसी को दम्मा हो गया, खांसी हो गया, ठीक है ना, कॉलेरा हो गया, ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो गया। तो ऐसे पर्सन से क्या होता है कि हमको क्या करना पड़ेगा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर हम आएंगे तो ये डिजीज जो है वो क्या होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में भी एंटर कर जाएगा। कह रहा है व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए कॉमन कोल्ड स्नीज फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन एयर। कह रहा है कि जब किसी को क्या होता है सर्दी खांसी होता है तो उसको जब छींकना चाहिए, ठीक है ना, बोलना चाहिए तो अपने माउथ को कवर करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है उसके क्या होता है सैलिवा के ड्रॉपलेट्स में भी क्या होता है कि मिलियंस ऑफ क्या होता है कि वायरस रहता है जो क्या होता है वो एयर में स्प्रेड कर जाता है, हवा में स्प्रेड कर जाता है, जिससे क्या होगा अगर वो ड्रॉपलेट्स क्या होगा एक हेल्दी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आएगा वो उसको ब्रीथ कर लेगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये हम लोग बहुत कॉमनली देखे हैं कोरोना वायरस के समय में, जो मास्क का इस्तेमाल किया गया था, जो कहा गया था कि अपने मुंह को, नाक को क्या करना चाहिए कपड़े से ढक के रखना चाहिए जब भी हम खांसे बोलें। तो उस समय क्या होता है कि उस समय वायरस फैला हुआ था। तो ये वायरस क्या होता है जब हम छींकते हैं, बोलते हैं तो क्या होता है ड्रॉपलेट्स में क्या होता है थाउजेंड्स ऑफ वायरस जो होता है वो क्या होता है कि स्प्रेड करता है। जब हम उस वायरस को क्या करेंगे ब्रीथ करेंगे, ठीक है, हमारे बॉडी में किसी तरह वो अंदर चला जाएगा तो वो फिर क्या करेगा होस्ट के बॉडी में चला गया और वो वहाँ पे ग्रो करने लगेगा और हमको क्या करेगा स्प्रेड, मतलब क्या होगा हमको भी बीमार कर देगा। कह रहा है देन हाउ डू वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कह रहा है कि तब हम कैसे कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं। वी शुड कीप ए हैंडकरचिप और ए नोज
on the nose and the mouth while sneezing, it is better to keep a distance from an infected person. कह रहा है कि अगर हम क्या करेंगे, एक रुमाल रखेंगे, ठीक है, जब कभी भी हम छींकेंगे बोलेंगे, अगर हम क्या करेंगे, रुमाल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या तो हम इन्फेक्टेड पर्सन से एक क्या होगा, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो हम इस ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं। कह रहा है देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कह रहा है कुछ कीड़े, कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, कैरियर का काम करते हैं, मतलब माइक्रोब्स को कैरी करने का भी काम करते हैं, ठीक है। कह रहा है हाउस फ्लाई इज कॉमन कैरियर, द फ्लाई सिट्स ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा पैथोजेन स्टिक to their bodies. When these flies sit on the uncovered food they may transfer the pathogens. अब कह रहा है कि फ्लाई, जो मक्खी, जो हाउस फ्लाई होती है, वो क्या करती है, कूड़े पे बैठती है, नाली में बैठती है, ठीक है ना। एक्सक्रीटा जो ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, उस पर भी क्या करती है, ये मक्खियाँ बैठती है। और यही मक्खी जब हमारे क्या होगा, फूड में आके बैठ जाएंगे, तो क्या होगा, वो पैथोजेंस को कैरी करेगी। पैथोजेंस क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, डिजीज फैलाने का काम करता है, तो वो पैथोजेंस क्या होगा, उस फूड में आ जाएगा, और जब हम वैसे भोजन को खाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर आ जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हमको हमेशा क्या होना चाहिए, कवर्ड फूड खाना चाहिए। और हम लोग जो क्या करते हैं, बाजार में खुले में जो गोलगप्पा, चाट, ये सब जो खाते हैं, इसको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, पैथोजेंस जो है वो क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं। क्या होता है, सड़क के किनारे ठेला लगा वाला रहता है, खुला रहता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे पैथोजेंस क्या होता है, मक्खी ये सब आके क्या करती है, उस पर बैठती है, और वही क्या करती है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। अब कह रहा है कि दूसरा जो एग्जाम्पल है कैरियर का, वो कौन सा है, एनोफिलीज मॉस्किटो। ये क्या करती है, बैक्टीरिया का क्या करती है, ये बैक्टीरिया का पैरासाइट को कैरी करती है। फीमेल एंडीज मॉस्किटो एक्ट्स एज द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। और फीमेल एंडीज मॉस्किटो क्या करती है, ये डेंगू को क्या करती है, कैरी करने का काम करती है। जो डेंगू वायरस है उसको क्या करती है, ये कैरी करने का काम करती है। ये क्या करती है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से वो क्या करती है, खून को लेती है, और दूसरे हेल्दी पर्सन में ये क्या करती है, जब बाइटिंग के लिए आती है तो उस वायरस को क्या करती है, वहाँ पे छोड़ देती है, जिसके कारण क्या होता है, ये डेंगू फैल जाता है, ठीक है। कह रहा हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू। कह रहा है तब हम डेंगू और मलेरिया से कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। कह रहा ऑल द मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। कह रहा है कि जितना भी मच्छर होता है वो उसका जन्म जो होता है वो क्या होता है कि पानी में होता है, ठीक है। वो क्या करता है, अपना जो रिप्रोडक्शन करता है वो क्या करता है, पानी में करता है। Hence, one should not let water collect anywhere in the cooler, tire, flower pots. अब कह रहे हैं कि हमें कभी भी जमा हुआ पानी को नहीं रखना चाहिए अपने आसपास, मतलब कूलर में या टायर में या कुछ किसी भी पॉट में क्या करना चाहिए, हमको पानी को जमा करके नहीं रखना चाहिए। By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. कह रहा अगर हम अपने वातावरण को साफ सुथरा और सूखा रखेंगे तो हम क्या करेंगे, मच्छर को फैलने से रोक सकते हैं, और जिसके कारण क्या होगा, हम डेंगू और मलेरिया जैसे खतरनाक क्या होगा बीमारी से बच सकते हैं। ट्राई टू लिस्ट मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब कह रहा है कि कुछ लिस्ट बनाना है कि हम मलेरिया से कैसे, हमको मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए, ठीक है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज करना चाहिए। तो ये सारे चीज़ से क्या कर सकते हैं, हमारे अपने बॉडी को कवर करके रखना चाहिए। तो ये बहुत सारा तरीका है। मेन क्या है कि अपने आसपास पानी नहीं जमा रखना चाहिए, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन और ड्राई रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये स्प्रेड ही नहीं करेगा, ये फैलेगा ही नहीं, हमारे आसपास रहेगा ही नहीं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ह्यूमन डिजीजेज है जो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलते हैं, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया वायरस से होता है। ये एयर मतलब टीबी जो होता है ये क्या होता है कि हवा से फैलने वाला बीमारी होता है। उसी तरह जो मिसल्स चिकन होता है ये क्या होता है, वायरस होता है, ये भी क्या होता है, एयर कॉन्टैक्ट में आने से होता है। जो पॉक्स पोलियो होता है ये भी एयर और वाटर से फैलता है। अब क्या क्या हमको प्रिवेंटिव मेजर यूज करना चाहिए, मतलब हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। कह रहे कीप द पेशेंट इन द कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सुटेबल एज।
पहला चीज़ क्या है कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए। आइसोलेशन मतलब क्या होता है, बिल्कुल क्या होगा, हेल्दी पर्सन से क्या करना चाहिए, इसको अलग रखना चाहिए। दूसरा बात क्या है, इसका जो भी टॉवेल्स है, मतलब इसके इस्तेमाल किए जाने वाले वस्तुओं को क्या करना चाहिए, बिल्कुल सेपरेट रहना चाहिए। जिस मतलब ऐसे लोगों द्वारा इस्तेमाल किया हुआ तौलिया, साबुन, ठीक है ना, कंघी और भी जो भी चीज़ होती हैं उसको क्या करना चाहिए, बिल्कुल सेपरेट करना चाहिए। मतलब किसी भी हेल्दी पर्सन्स को ये यूज किया हुआ पर्सन्स का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, अगर सही समय पे अगर हम वैक्सीनेशन दिला देंगे तो क्या होगा, हमारा बॉडीज क्या होगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, जिससे ये डिजीज नहीं होगा। दूसरा जो बीमारी है वो क्या है, कॉलेरा या तो टाइफाइड। ये क्या होता है, बैक्टीरिया से फैलने वाला बीमारी होता है। और ये बैक्टीरिया जो होता है हमारे बॉडी में कैसे प्रवेश करता है, या तो ये पानी के द्वारा करता है, या तो क्या होगा, फूड के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर आता है ये बैक्टीरिया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपरली कवर्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर वैक्सीनेशन। अब कह रहा है कि ढके हुए साफ सुथरा खाना को खाना चाहिए, उबाला हुआ पानी को पीना चाहिए। तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे बच सकते हैं कॉलेरा या टाइफाइड से। तो बरसात के सीजन में क्या होता है, हम लोग बाहर खा लेते हैं, अनकवर्ड वाटर को पी लेते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, कॉलेरा टाइफाइड क्या होता है, हो जाता है। तो हम अगर खाने को अच्छे से कवर करके रखेंगे, बॉइल्ड वाटर कंज्यूम करेंगे, तो ये क्या होगा, बच सकते हैं हम इससे। और ये अगर सही समय पे अगर हम लोग वैक्सीनेशन ले चुके हैं तो उससे भी क्या होगा, बचा जा सकता है। आगे जो बीमारी है वो क्या है, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है, कैसे फैलता है, ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलता है, ये वायरस से फैलता है। और ये हमारे बॉडी में जो है ये क्या होता है, पानी के द्वारा, दूषित पानी के द्वारा हमारे बॉडी में क्या होता है, ये वायरस प्रवेश करता है। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि जो पानी पीने वाला है उसको पूरी तरह से उबाल के हमको पीना चाहिए। या तो अगर हम क्या करेंगे, अगर सही समय पे इसका वैक्सीनेशन ले लिए तब भी इससे बचा जा सकता है। आगे जो बीमारी है वो क्या है, मलेरिया है। तो मलेरिया क्या होता है, ये कौन सा वायरस, ये किससे होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ। मतलब जो मलेरिया होता है ये एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो क्या है, प्रोटोजोआ है। ये मच्छर के द्वारा फैलता है। अब इसमें हमको क्या करना चाहिए, मॉस्किटो नेट या तो रिपेलेंट्स का यूज करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए इंसेक्टिसाइड, ठीक है। और क्या करना चाहिए, अपने आसपास पानी को जमा नहीं होना चाहिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन और ड्राई रखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मलेरिया वाला प्रोटोजोआ से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है ना। जो प्रोटोजोआ मलेरिया मतलब मच्छर के द्वारा कैरी होता है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। अब कह रहा है कि सम कॉमन डिजीजेज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स। ये क्या हुआ, टेबल 2.1 में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब कह रहा है कि जानवर में जो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली काउज डिजीज इन ह्यूमन प्लांट्स बट ऑल्सो एनिमल्स। अब कह रहा है कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये ना सिर्फ इंसान में, प्लांट्स में, ये क्या करते हैं, जानवर को भी क्या करते हैं, बीमार कर देते हैं। तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज। कह रहा है जो एंथ्रेक्स है ये क्या है कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो इंसान में भी होता है और जानवर में भी होता है। जो क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा ये फैला हुआ एंथ्रेक्स एक डिजीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज है। कह रहा है फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज काउज्ड बाय वायरस। कह रहा है कि फुट एंड माउथ वाला जो डिजीज होता है मेनली ये कैटल्स में होता है, भजा जिसको बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि कैटल्स में ज़्यादातर होता है। ये भी क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही फैला हुआ बीमारी होता है, ठीक है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, वायरस होता है। मतलब ये जो फुट एंड माउथ है ये क्या होता है, वायरल डिजीज होता है, ठीक है, जो क्या होता है कैटल्स में मेनली होता है। अब डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। अब कह रहा है कि प्लांट्स में, ठीक है, पौधे में कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिजीज होता है। कह रहा है सेपरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। कह रहा है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, पौधे में डिजीज करते हैं, ठीक है ना। मतलब पौधे में इनके कारण बीमारियां होती है। किस पौधे में होती है, गेहूं में होता है, राइस में होता है, पोटैटो में होता है, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, अदर्स। मतलब बहुत सारा क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर देता है। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अब कह रहा है कि इस बीमारी के लगने के बाद क्या होता है, क्रॉप्स पे क्या होता है, काफ़ी असर पड़ता है। मतलब प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन घट जाता है। और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये डेड हो जाते हैं, सूख जाते हैं, इसका पत्ता झड़ जाता है। तो बहुत सारा क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट्स होता है डिजीज के कारण। सम सच प्लांट डिजीजेज दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय। अब कह रहा है कि इनको रोकथाम के लिए हम लोग इसको रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स
लेते हैं। पहले यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ डिजीजेस को देख लेते हैं जो क्या होता है प्लांट में होते हैं। अब कह रहा है कि साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर जो डिजीज है ये क्या होता है, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। ठीक है, तो साइट्रस कैंकर क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और ये किस में होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, हवा, मतलब हवा के द्वारा जो है ये क्या होता है, साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया ये कैरी होता है। दूसरा क्या होता है, रस्ट ऑफ व्हीट, मतलब रस्ट लग जाता है, एक तरह का क्या होता है कि लेयर चढ़ जाता है व्हीट के ऊपर। ठीक है, व्हाइट लेयर, ये क्या होता है, फंगी होता है। और क्या होता है, ये एयर या तो सीड्स के मतलब हवा के द्वारा या बीज के द्वारा ये क्या होता है कि फैलता है। तीसरा जो बीमारी है ये क्या है, येलो वेन मोसाइक और भिंडी, ये क्या होता है, भिंडी ओकरा में ये डिजीज होता है। और क्या होता है, एक तरह का वायरस होता है जो क्या होता है इंसेक्ट्स के द्वारा कैरी होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि यूज ऑफ सर्टन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। अब कह रहा है कि प्लांट्स में माइक्रोब्स से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारा इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, मतलब दवा का छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है इस बैक्टीरिया मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा जा सकता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, जब कभी भी हम लोग क्या होता है बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है हमको फूड पॉइजनिंग हो जाता है। मतलब वही फूड क्या होता है हमको एनर्जी के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए ज़रूरत होता है, लेकिन वही फूड क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि हमारे बीमार पड़ने का, और कभी कभी क्या होता है कि रेयर केस में क्या होता है कभी कभी लोग इससे मर भी जाते हैं फूड पॉइजनिंग के कारण। तो हमें क्या होना चाहिए, काफ़ी विशेष ध्यान देना चाहिए खाने के पहले। Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and has taken to the hospital. The doctor said that this condition could be due to the food poisoning. अब क्या किया गया, बूझो को इनवाइट किया गया, उसके दोस्त अपने उसके क्या किए, एक फ्रेंड इनवाइट किए थे पार्टी पे। और जब कभी भी क्या होता है लोग पार्टी में जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है ना, एंजॉय करने के चक्कर में क्या होता है टेस्टी फूड्स रहता है तो ज़्यादा खा लेते हैं। वही काम यहाँ पे बूझो किया, वो क्या हुआ ज़्यादा खा लिया, और घर आने के बाद क्या हुआ कि उसको वॉमिटिंग होने लगा। ठीक है, तो उसको हॉस्पिटल लेके गया, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको देखें तो बोले ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अब उसको क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया है। Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some other organ. अब कह रहा है कि फूड पॉइजनिंग जो होता है ये क्या होता है, फूड अगर खराब हो जाता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण क्या होता है कि खाना क्या होता है खराब हो जाता है। जब क्या होता है कि आप बासी खाना खाइएगा तो वहाँ पर क्या होगा, फूड पॉइजनिंग का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। अब कह रहा है कि जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है जब फूड पे ग्रो कर जाता है तो ये कभी कभी खाने को क्या होता है जहरीला बना देता है। ठीक है, तो वैसे फूड को जब हम लोग कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी में फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। मेक्स द फूड पॉइजनस काउजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, जिसके कारण क्या होता है अगर हम वैसा फूड को कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, और कभी कभी क्या होता है कि डेथ भी हो जाता है अगर सही समय पे ट्रीटमेंट ना मिले तो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए ये जरूरी है कि हमको खाने को खराब होने से, स्पॉइल होने से बचाना चाहिए। चलिए अब क्या क्या मेजर्स है, हम लोग क्या कैसे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है चैप्टर 1 में हम लोग मतलब ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि कैसे फूड को क्या किया जाए, स्टोर किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। ग्रेन्स का हम लोग मेनली क्या किए हैं, पढ़े हैं कि ग्रेन्स को कैसे क्या होता है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग उसको क्या किया जाता है, कैसे ड्राई करके स्टोरेज किया जाता है। कह रहा हाउ शुड वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, यू नो दैट द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय द फंगस। कह रहा हम लोग देख चुके हैं शुरुआत में ही क्या होता है कि जब हम लोग ब्रेड को मॉइस्चर के कांटेक्ट में खुला हुआ छोड़ देंगे तो उसमें क्या होता है फंगस का ग्रोथ हो जाता है। तो वैसा अगर ब्रेड आप खा लेते हैं तो क्या होगा, फूड पॉइजनिंग डेफिनेटली हो जाएगा। कह रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज ए बैड टेस्ट, चेंज कलर, इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड ए केमिकल रिएक्शन। कह रहा है कि अगर अब फूड स्पॉइल हो जाएगा तो उससे क्या होगा, दुर्गंध आने लगेगा, उसका टेस्ट बदल जाएगा। ठीक है, और क्या रहा है कि क्या ये फूड पॉइजनिंग जो होता है, मतलब ये जो फूड जो खराब होता है क्या ये केमिकल चेंज है। कभी भी आप क्या होता है पैकेट फूड्स को खाते हैं, जैसे क्या होता है कि नाइट्रोजन भरा हुआ रहता है जो पैकेट्स जो आप कुरकुरे चिप्स खाते हैं, तो वो कभी क्या होता है लीकेज हो जाता है तो उसमें का टेस्ट क्या देखिएगा आप बदल जाता है, क्योंकि वो जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो रैंसिड बना देता है, मतलब वो स्पॉइल हो जाता है, उसका टेस्ट आपको
खराब लगेगा, तो वैसे फूड को आपको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। पहली bought some mangoes but she could not eat them for a few days. Later she found that they were spoiled and rotten, but she knows that the mangoes pickled by her grandmother makes does not spoil for long time. अब कह रहा है कि पहली यहाँ पर क्या हुआ है, क्या की है कि कुछ आम को लेके आई है, पके हुए आम को लेके आई है, लेकिन वो क्या कर रही है कि कुछ दिन तक वो उस आम को नहीं खा सकी। उसके बाद जब उसको खाने की इच्छा हुई तो वो देखी कि जो पके हुए आम थे वो खराब हो चुके हैं, स्पॉइल्ड हो चुके हैं। लेकिन उसको याद आया कि उसकी दादी जो अचार बनाती है आम का वो तो लंबे समय तक रहता है, वो खराब नहीं होता। तो वो कंफ्यूज हो गई कि ये आम अभी 2 ही 3 दिन हुआ है तो ये खराब हो गया, लेकिन जो अचार आम का बना हुआ है वो कैसे इतने लंबे समय तक प्रिजर्व है, मतलब सुरक्षित है। कह रहा है लेट अस स्टडी कॉमन मेथड्स प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। अब कह रहा है कि अब हम क्या करेंगे, अलग अलग मेजर्स पढ़ेंगे, अलग अलग तरीका पढ़ेंगे कैसे फूड को जो है लंबे समय तक बचाया जा सकता है और उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से कैसे हम लोग बचा सकते हैं। अब केमिकल मेथड, अब कह रहा है कि केमिकल मेथड हम लोग कौन कौन सा केमिकल को डालेंगे कि फूड को लंबे समय तक बचाया जा सकता है। कह रहा है सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा है जो NaCl, जो हम लोग खाने वाला नमक यूज करते हैं, जो हम लोग एडिबल जो क्या करते हैं ऑयल यूज करते हैं, वो भी क्या है, केमिकल है। तो कह रहा है ये किसी भी खाने को लंबे समय तक बचाने में मदद करता है, जो प्रिजर्वेटिव ये हम लोग यूज करते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू द पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। टू सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। अब कह रहा है कि कुछ जो हम लोग अचार बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, कुछ एसिड्स का यूज करते हैं, ठीक है, नमक का यूज करते हैं, ठीक है, तेल का यूज करते हैं, एडिबल ऑयल्स का यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट भी यूज करते हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी यूज करते हैं। ये कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं जाम्स को बनाने में, उसको बचाने के लिए। जो मीठा हुआ जैम, मतलब जो जैम खाते हैं, जेली खाते हैं, उसको भी प्रिजर्व करते हैं लंबे समय तक। तो ये केमिकल्स हम लोग उसमें क्या करते हैं, डालते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। अब कह रहा है कि प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट जो खाने वाला नमक है ये क्या होता है, बहुत इजीली अवेलेबल होता है हमारे घर में, क्योंकि इसके बिना क्या होता है, हमारा रसोई में खाना ही नहीं बनता है, ठीक है। कह रहा है कॉमन सॉल्ट हैव बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। कह रहा है बहुत पुराने समय से क्या हो रहा है, मांस को और मछली को बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उस पर नमक का लेप चला देते हैं, मतलब उस पर सॉल्ट लगा देते हैं। कह रहा है मीट एंड फिश आर कवर्ड विद अ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। Salting is also used to preserve आंवला, raw mangoes, tamarind, etc. कह रहा है कि ये पुराने समय से हम लोग क्या करते हैं, मीट को, फिश पे क्या करते हैं, NaCl लगा देते हैं, खाने वाला नमक लगाते हैं, जो क्या करता है, इसको प्रिजर्व करने का काम करता है। तो कह रहा है कि जो खाने वाला नमक है, जो क्या हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं, इसको आम को भी क्या करते हैं लंबे समय तक, आंवला को भी लंबे समय तक, और यहाँ तक कि इमली को भी लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए हम लोग सॉल्ट का यूज करते हैं। जो अचार बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना, आंवला का अचार बनाते हैं, आम का अचार बनाते हैं, इमली का अचार बनाते हैं, ठीक है, नींबू का अचार बनाते हैं, तो इस सब में हम लोग क्या करते हैं, देखते होंगे आप लोग, सॉल्ट दिया जाता है, ठीक है। तो सॉल्ट का यूज करके ये प्रिजर्वेटिव्स का काम करता है, उसको खराब होने से रोकने का काम करता है। अब प्रिवेंशन बाय शुगर। अब कह रहा है कि प्रिजर्वेटिव्स में हम लोग चीनी का भी यूज करते हैं। चीनी भी क्या होता है, एक प्रिजर्वेटिव्स है। कह रहा है जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय द शुगर। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल फूड। अब कह रहा है चीनी को डालने के बाद जो एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर था वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो क्या होगा, फूड हमारा स्पॉइल नहीं होगा। तो जैम है, जेलीज है, स्क्वैशेस है, इसको भी क्या करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शुगर्स का यूज करते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, इसका प्रिजर्वेटिव कैसा काम करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रिवेंशन बाय द ऑयल एंड विनेगर। Usage of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such environment. अब कह रहा है अगर हम लोग तेल का, विनेगर का यूज करते हैं, किसमें करते हैं, अचार को बचाने का कोशिश करते हैं विनेगर और ऑयल्स को डाल के, क्योंकि क्या करता है, बैक्टीरिया जो है ऐसे मतलब तेल के और विनेगर के एनवायरनमेंट में मतलब ये ग्रोथ नहीं कर सकता है, ठीक है। कह रहा है वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। कह रहा है कि मछली को, सब्जी को इसलिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए तेल का, विनेगर का यूज करते हैं। तो ये जो
कॉमन सॉल्ट हो गया, विनेगर हो गया, शुगर हो गया, ये सारा का सारा चीज़ जो है वो क्या करता है, नेचुरली फाउंड जो है क्या होता है, सब्सटेंसेस होता है जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होता है, इसको हम लोग प्रिजर्वेटिव्स में यूज कर सकते हैं। अब कह रहा है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब कह रहा है कि ठंडा और गर्मी करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। कह रहा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड, बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि जब कभी भी आपके घर में क्या होता है, दूध आता है, दूध आप लाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, दूध को उबाला जाता है। उबालने का मतलब क्या होता है, उसको बॉयल किया जाता है। तो बॉयल करने के बाद क्या होता है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दूध में, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, जिससे आपका दूध क्या होता है, लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। ठीक है, Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। कह रहा है कि अगर दूध को पेस्चराइज्ड कर दिया जाए तो उसको बॉयल किए बिना भी हम उसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा दूध क्या होता है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते। अब हम लोग दूध का पेस्चराइजेशन कैसे करते हैं, तो दूध को क्या किया जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया जाता है, ठीक है, और 15 से 30 सेकंड के बाद उसको सडनली चिल्ड कर दिया जाता है। मतलब क्या होता है, 70 डिग्री, मतलब उसको बॉयल नहीं किया जाता, उसको 70 डिग्री तक क्या किया जाता है, उसके टेम्परेचर को राइज किया जाता है और सडनली क्या किया जाता है, उसको ठंडा कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, वो दूध पेस्चराइज हो जाता है, जिससे क्या होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करते हैं। कह रहा बाय डूइंग इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स, दिस प्रोसेस was discovered by the Louis Pasteur, it is called the pasteurization। कह रहा है इसको लुइस पास्चर के द्वारा डिस्कवर किया गया था और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पेस्चराइजेशन कहते हैं। अब जो पैकेट्स मिल्क यूज करते हैं, ठीक है ना, अमूल का दूध आता है, सुधा का दूध आता है, आशीर्वाद का दूध आता है, जो पैकेट्स मिल्क जो आप देखते हैं, ये क्या होता है, पेस्चराइज्ड मिल्क होता है। जो इसको प्रिजर्व करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, पेस्चराइजेशन। मतलब 70 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म कर दिया जाता है, फिर अचानक से उसको क्या किया जाता है, चिल्ड कर दिया जाता है, एकदम बर्फ में डाल के ठंडा कर दिया जाता है। तो सडनली जो वो चिल्ड होता है तो क्या होता है, उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या होते हैं कि डेड हो जाते हैं, वो उसमें नहीं बचते हैं, जिसके उस दूध को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, स्टोरेज एंड पैकिंग। These days dry fruits and even the vegetables are sold in the sealed airtight packets to preserve the attack of microbes। अगर हम लोग क्या करते हैं, आज के समय में क्या होता है, सील्ड पैकेट में क्या होता है, इवन फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी आता है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, सील्ड पैक में करेंगे, मतलब बाहर का एयर अंदर नहीं जा पाएगा, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस सारे चीज़ को लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। प्रिजर्व करने में हमको क्या करता है, ये मदद करता है। लेकिन जैसे ही हम एक बार क्या करेंगे, उसका ढक्कन खोलेंगे, बाहर का हवा क्या होगा, उसके अंदर जाएगा, फिर उसको हमको जल्दी से जल्दी यूज कर लेना चाहिए। अब कह रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। कह रहा है यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 एंड 7। कह रहा है हम लोग बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में क्लास 6 और 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कह रहा है इट इज हैड इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ल्यूमिनस प्लांट पल्सेस, रिकॉल द राइजोबियम लिव्स इन द रूट्स नोड्यूल्स ऑफ द ल्यूमिनस प्लांट। अब कह रहा है कि जो दलहन वाले पौधा होते हैं, उनके जड़ में क्या पाया जाता है, एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसको हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मटर हो गया, चना का दाल हो गया, अरहर का दाल हो गया, जितने भी दलहन के पौधे होते हैं, तो उनके रूट्स में क्या पाया जाता है, लेगुमिनस, ऐसे प्लांट्स को हम लोग लेगुमिनस प्लांट्स कहते हैं, और इसके रूट्स में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये नाइट्रेट्स क्या करता है, प्लांट्स के द्वारा क्या होता है, इसका यूज किया जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज क्या करते हैं, हमारे प्लांट्स नहीं करते, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स इसका यूज करते हैं। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कह रहा है कभी कभी क्या होता है, नाइट्रोजन जो है ये क्या होता है, नाइट्रेट्स में लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है, उसके द्वारा भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होता है कि सॉइल में मिल जाते हैं नाइट्रेट्स के रूप में। कह रहा बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट, यू मे वंडर हाउ। कह रहा है लेकिन जो इन्वायरमेंट में, हमारा एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें चेंजेस नहीं आता है। तो आखिर ये मेंटेन कैसे होता है, मतलब जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, प्लांट उसका कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में 78% जो है वो नाइट्रोजन क्या होता है, फिक्स हो रहता है। तो वो क्यों नहीं चेंज होता है, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। अब कह रहा है नाइट्रोजन साइकिल।
कह रहा आवर एटमोसफेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हम कह रहा है हमारे एटमोसफेयर में जो नाइट्रोजन है वो क्या है 78% पाया जाता है। और नाइट्रोजन क्या होता है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, ये नाइट्रोजन ज़रूरी है। कह रहा है कि ये क्या होता है, प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन का ही पार्ट है नाइट्रोजन। कह रहा है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स है। कह रहा है एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो ना तो प्लांट्स के द्वारा ना ही एनिमल्स के द्वारा क्या होता है डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है। कह रहा है सर्टन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। कह रहा है जो ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है, ठीक है ना, जो ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है वो क्या करता है, इस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में। ठीक है, ये क्या करता है नाइट्रेट्स में, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में क्या करता है, इसको कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी। कह रहा है वंस द नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इन द यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम। कह रहा है एक बार क्या हुआ है कि ये नाइट्रोजन कंपाउंड में मतलब नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, विद द हेल्प ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये क्या करता है, प्लांट्स इस नाइट्रेट्स का यूज कर सकता है, मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड्स का यूज अपने ग्रोथ के लिए कर सकता है। कह रहा नाइट्रोजन इज देन यूज्ड बाय द सिंथेसिस प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स, एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन्स एंड नाइट्रोजन कंपाउंड। अब कह रहे हैं एनिमल्स, जो एनिमल्स क्या करते हैं, जो प्लांट्स पे फीड करते हैं, क्या होता है पेड़ पौधे को खा के जिंदा रहते हैं, उनको भी तो क्या करता है इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहा है, उस नाइट्रोजन का वो यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स का क्या कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं। तो कह रहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स जब क्या करते हैं मर जाते हैं तो ये बैक्टीरिया और फंगी जो क्या करते हैं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रोजन वेस्ट को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देते हैं और फिर से क्या करते हैं ये प्लांट के द्वारा यूज कर लिया जाता है। मतलब प्लांट्स एनिमल्स मरने के बाद जो उसके बॉडी में क्या होता है, मतलब क्या होता है नाइट्रोजन वेस्ट रहता है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, कह रहा है फिर से उस क्या कहते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स का यूज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, कह रहा है सर्टन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सेम पार्ट ऑफ नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक। और कह रहा है कि कुछ पार्ट जो है वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाने के पहले कुछ पार्ट्स क्या होता है फिर से नाइट्रोजन गैस बन जाते हैं जो क्या होता है वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। कह रहा है इसी कारण से जो परसेंटेज होता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का वो क्या होता है हमेशा से मेंटेन रहता है। तो इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन क्या होता है 78% पाया जाता है, वही यहाँ पर क्या हुआ है कि दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है 78% क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये क्या होगा कि बैक्टीरिया क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बदल देते हैं नाइट्रेट कंपाउंड में, मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड्स में क्या करते हैं ये बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं इसको, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ठीक है ना, राइजोबियम हो गया, ये कन्वर्ट कर दिया गया और ये क्या किया जाता है सॉइल में मिल जाता है। क्या करता है ये सॉइल में मिल जाता है। अब दूसरा तरीका क्या है लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है उससे भी क्या होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में नाइट्रोजन कंपाउंड में और वो मिट्टी में मिल जाता है। तो दो तरीका यहाँ पे हम लोग देख चुके